मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1 करोड़ 20 लाख की लूट हो गई। मोटरसाइकिल पर आए नकाबपोश बदमाश इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी में दिख रही इस कार को नकाबपोश बदमाश घेरे नजर आए। एक ड्राइवर की सीट के पास हथियार लेकर खड़ा था तो दूसरा डिग्गी से सामान निकालता नजर आया। कार में सवार आदमी कंपनी के पैसे बैंक में जमा कराने ले जा रहा था। तभी मोटरसाइकिल सवार 2 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने उसे घेर लिया और इंदरगंज चौराहे के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने इस गाड़ी में रखे 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के बाद पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई। शुरुआती जाँच में पुलिस ने कुछ लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। वहीं बदमाशों की तलाश के लिए टीमें भी बनाई गयी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध विराम की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि यूक्रेन से रूसी सैनिकों की पूरी तरह वापसी के बाद ही शांति वार्ता के बारे में सोचा जा सकता है। जबकि कुछ रोज पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि कड़ाके की ठंड की वजह से दोनों देश करीब 6 महीने के लिए सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई जाने लगी थी कि करीब 9 महीने से गरज रही तोपें खामोश हो जाएंगी। हालांकि अभी ऐसे आसार बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, क्योंकि खैरसॉन के बड़े हिस्से को रूस के कब्जे से छुड़ाने के बाद जेलेंस्की के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने युद्ध विराम की अटकलों को पुतिन की साजिश बताने में देर नहीं लगाई। is now looking for a short truce, a respite to regain strength. उधर खबर है कि जेलेंस्की के इस रुख से भड़के रूस ने भी उनके राष्ट्रपति रहने तक यूक्रेन के साथ बातचीत की संभावना से इनकार कर दिया। लेकिन पश्चिमी मीडिया अब भी दावा कर रहा है कि सर्दियों का मौसम दोनों ही देशों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसलिए नवंबर के आखिर तक दोनों देश अगले 6 महीने के लिए सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो भी गया तो आगे बहुत बड़ा युद्ध भड़कने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों को नई रणनीति बनाने और उस पर काम करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया अपने उस दावे पर अड़ा दिखाई दे रहा है कि जिस युद्ध को दुनिया की बड़ी ताकतें नहीं रुकवा सकी, उस पर ठंड की वजह से ब्रेक लगेगा। और पश्चिमी मीडिया ने अपने इस दावे के समर्थन में दलील भी दी है, क्योंकि दिसंबर से मार्च तक यूक्रेन के कई इलाकों में तापमान 0 से -4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, जबकि कुछ इलाकों में तो फरवरी के महीने में बर्फबारी की वजह से सारे रास्ते ही बंद हो जाते हैं। ऐसे में दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या होगी मोर्चे पर तैनात अपनी सेनाओं तक खाने पीने का सामान और गोला बारूद पहुंचाना। माना जा रहा है कि इसी वजह से दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हो सकते हैं। उधर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एक वीडियो सामने आया। वहां 2 टाइगर की भागने की तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया गया कि 3 भालुओं के डर से टाइगर भागते दिखे। को भालू से डरते देखा है? अगर नहीं तो इस वीडियो पर गौर करिए। ये वीडियो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का है, जहां 2 बाघ डर से भागते हुए नजर आए। बताया गया कि ये बाघ भालुओं के क्षेत्र में चले गए थे, जिसके बाद 3 भालू इनके पीछे पड़ गए और बाघ भागते नजर आए। वीडियो में भाग रहे इन बाघों के पीछे भालू भी दौड़ते नजर आए। ये पूरा वीडियो 12 सेकंड का है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान कुछ पर्यटकों ने वीडियो बना लिया और फिर इसे वायरल कर दिया। उधर कुर्द लड़ाकों के सफाये में जुटे तुर्की ने सीरिया और इराक में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। तुर्की के इस्तांबुल में 13 नवंबर को धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी और तुर्की ने इसके लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। यही नहीं, तुर्की ने सीधा सीधा यह भी बोल दिया था कि वो कुर्द लड़ाकों से इसका बदला लेगा। और उत्तरी सीरिया और उत्तरी इराक में हवाई हमले करके उसने अपने बदले की शुरुआत कर दी। तुर्की ने उत्तरी सीरिया में जो हमला किया उसकी तस्वीरें भी आईं, जिनमें धमाकों की आवाज, यहाँ वहाँ भागते लोग और पूरे इलाके में फैली दहशत नजर आई। तुर्की इससे पहले भी सीरिया और इराक में एयर स्ट्राइक कर चुका है, लेकिन करीब 1 हफ्ते पहले इस्तांबुल में हुए हमले ने उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया, क्योंकि तुर्की खुलकर बोल रहा है कि वो धमाका पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के इशारे पर हुआ था और इसीलिए उसने अपने लोगों को बचाने के लिए पीकेके के ठिकानों को निशाना बनाया और उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया में घुसकर उसके 89 ठिकानों को उड़ाने का दावा किया। लेकिन सीरिया में सक्रिय कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की विंग एसडीएफ ने दावा किया कि तुर्की की एयर स्ट्राइक में आम लोगों की भी मौत हुई है। एसडीएफ ने ट्वीट करके जानकारी दी कि तुर्की ने उत्तरी सीरिया के 2 ऐसे गांवों पर बमबारी की जिनमें घनी आबादी थी और तुर्की के हवाई हमलों में वहां रहने वाले आम लोगों की भी जान गई। तुर्की उत्तरी सीरिया में रात के अंधेरे में घुसा और बम बरसाए। तुर्की ने वहां का क्या हाल किया, सुबह आई ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। सीरिया में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की विंग एसडीएफ ने दावा किया कि हमला सीरिया के अलेप्पो, हसाका और रक्का में हुआ, जिससे जबरदस्त तबाही हुई। तुर्की ने दावा किया कि उसने उत्तरी सीरिया में केवल कुर्द लड़ाकों को मारा, लेकिन एसडीएफ कह रहा है कि तुर्की और कुर्दों की दुश्मनी में आम लोग पिस गए
और सीमा के पास बसे 2 गांवों पर हुए हमले में 11 आम लोगों की जान गई। इसके अलावा एक अस्पताल, एक पावर प्लांट और फसलों को नुकसान हुआ। और ये सब इसलिए क्योंकि तुर्की ने कुर्द लड़ाकों को मारने के चक्कर में यह ध्यान ही नहीं दिया कि बमबारी में आम लोगों की भी जान जाएगी। उत्तरी सीरिया ही नहीं, उत्तरी इराक में भी तुर्की के हमलों से जबरदस्त नुकसान हुआ। क्योंकि कुर्दों के जिन नवासी ठिकानों को तबाह करने का तुर्की ने दावा किया, उनमें आधे उत्तरी इराक के हैं। उत्तरी इराक वैसे ही तुर्की के हवाई हमलों से थर-थर कांपता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वो वहां अंधाधुंध एयर स्ट्राइक किए जा रहा है और एक बार फिर तुर्की ने उसे दहला दिया। 2 दिन पहले ही तुर्की ने ऑपरेशन पीस स्प्रिंग के तहत उत्तरी इराक में तबाही मचाई थी और एक बार फिर इसी ऑपरेशन के तहत तुर्की ने कुर्द लड़ाकों से बदला लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन पीस स्प्रिंग उसने चलाया ही सीमा पार रह रहे कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए है। इधर सेना ने राजस्थान के बीकानेर में पाकिस्तान और चीन को अपनी ताकत दिखाई। पाकिस्तान सीमा के पास हो रहे इस अभ्यास में यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रहे हथियारों को भी शामिल किया गया। इस अभ्यास को शत्रुनाश नाम दिया गया, जिसका नाम दिया गया शत्रुनाश, जिसमें भारतीय फौज के स्वदेशी और नई तकनीक से लैस एक से बढ़कर एक हथियारों ने अपना दम दिखाया। इस दौरान T-90, T-72 टैंक और K9 वज्र हॉवित्जर की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। जंग के मैदान में ये आते हैं और तुरंत यहां से निकलकर अपनी पोजीशन लेते हैं। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के अटैक हेलीकॉप्टर बोइंग AH-64 अपाचे भी आसमान में दम भरते दिखे। इन हेलीकॉप्टरों को दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर का तमगा हासिल है। वहीं लड़ाकू विमान सुखोई ने 1000 पाउंड के बम और लेजर मिसाइलें दागकर दुश्मन को अपनी ताकत दिखाई। मैन बिहाइंड द मशीन है, उन्होंने अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग करके ऑपरेट किया। इतना ही नहीं, रूस और यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्रैड भी इस अभ्यास में शामिल दिखा। ये महज 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। इस बीच स्पेशल फोर्स के कमांडो भी मैदान में उतरे और उन्होंने महज 50 मिनट के अंदर दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा करके दिखाया। उधर आगरा में ई रिक्शा चलाने वाले 2 लोगों के बीच मारपीट हो गई। इसी दौरान एक ई रिक्शा ड्राइवर की पत्नी भी बीच बचाव करने आ गई, लेकिन ये मारपीट नहीं रुकी और काफी देर तक मारपीट का दौर जारी रहा। बीच सड़क पर मारपीट का ये सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। इसी दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। वहां कैंट स्टेशन रोड पर किसी बात को लेकर ई रिक्शा चलाने वाले 2 ड्राइवर आपस में भिड़ गए। दोनों रिक्शा ड्राइवर एक दूसरे को सरेआम पीटते रहे। इसी मारपीट के बीच में एक ई रिक्शा ड्राइवर की पत्नी आ गई और वो भी मारपीट करने लगी। महिला एक आदमी पर डंडे से हमला करती दिखी और फिर उसने भी महिला के हाथ से डंडा खींचकर उस पर अटैक किया। दोनों ई रिक्शा ड्राइवर एक दूसरे के साथ मारपीट करते रहे, ईंट और दूसरी चीजों से भी हमला करने की कोशिश की। बीच सड़क पर ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा और जब कुछ लोगों ने बीच बचाव किया तब जाकर ये मामला शांत हुआ। ना दिवाली पर, ना ईद पर, इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ न्यूज़ 18 शोरील चलता रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नमो का नाम, शाह की नीति। गुजरात में कौन देगा 27 साल की सत्ता को चुनौती। देखिए चुनाव की नंबर 1 कवरेज देश के नंबर 1 न्यूज चैनल पर, सबसे बड़ा दंगल में, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज़ 18 इंडिया।